जय हिंद साथियों। आज का पूरा दिन किस प्रकार से चीजें होती रही, घटनाक्रम जिस प्रकार का था, वक्त आ गया है कि हम इस बात को अपने आप से भी पूछे कि एक बेटी का बलात्कार क्या किसी पार्टी के उठाने से उठना चाहिए या आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए उस बेटी की, उस बेटी के लिए, उस बेटी के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, आज जहां पे भी मैं गई किसी भी डिबेट में, वहां पर ये चीज अवश्य पूछी जा रही थी कि आपके समय में क्या हुआ, आपके द्वारा शासित जो राज्य है वहां पे क्या हो रहा है। तो मैं वही बात आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के मुद्दे पे राजनीतिकरण इसी को कहते हैं कि आप कहें तुम्हारा रेप मेरे रेप से बेहतर है। यही तो कह रहे हैं कि मेरे समय में जो रेप हुआ वो ठीक है, तुम्हारे समय में जो रेप हुआ वो खराब था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। आज की जो तस्वीरें थी, सवेरे से आपने देखा कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए न्याय की आवाजें हर ओर से उठ रही है। और मैं यहां पर आज चंद्रशेखर रावण के बारे में अवश्य बात करना चाहूंगी, जिसने अपने लोगों के साथ जाकर सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर धरना दे दिया और फिर उन्हें उठाकर हरियाणा में कहां पे बंद करा हुआ। क्योंकि मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही चंद्रशेखर रावण की। चंद्रशेखर रावण कहां है? पुलिस बताए, प्रशासन बताए, शासन बताए और उसे छोड़ा जाए। उसके समाज की अगर वो लड़की है तो उसका अधिकार है कि वो उस लड़की के लिए आवाज उठाए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और हर पार्टी को अधिकार है अपनी आवाज उठाने का। तो दलित, पिछड़ी, शोषित, वंचित समाज की लड़की के लिए अगर चंद्रशेखर रावण ने आवाज उठाई तो क्या उसे उठाकर बंद कर देना चाहिए? क्या उसको हटा देना चाहिए क्योंकि वो अपने समाज की एक बेटी के लिए आवाज उठा रहा है? उस समाज की बेटी के लिए आवाज उठाना आपका भी धर्म है, मेरा भी धर्म है और हम सब कर रहे हैं ये। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि चंद्रशेखर की शुरुआत को मैंने देखा, इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता ना कि चंद्रशेखर रावण जो है मौजूद थे। और आपने भी देखा था चंद्रशेखर रावण को किस प्रकार से सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था। तो मैं जानना चाहती हूं अपनी सरकार से कि चंद्रशेखर रावण कहां है, क्यों नहीं वो दिखाई दे रहे, क्यों नहीं उनका बयान आ रहा है? आपने उन्हें किस आधार पे बंद किया? क्या ग्राउंड थे जो आपने उनको उठा के हरियाणा की ओर लेके गए? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब सामने आए और आवाज उठाए। किसी के साथ भी गलत होता है तो हमें आवाज उठाने की आवश्यकता होती है। और जब महिलाओं का मुद्दा होता है तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे पुरुष जो हैं अपनी अपनी बातें बताते हैं और बताते हैं कि दूसरे प्रदेश में जो है, जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहां पे भी तो ऐसा हो रहा। आप क्यों नहीं बोल रही? किसने कहा कि मैंने नहीं बोला? क्या आपने मेरी पिछली कोई वीडियो देखी है? आपको अधिकार नहीं है बोलने का क्योंकि आप पुरुष हैं और पुरुष होकर आपके अंदर संवेदनहीनता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये मुद्दा जो है इसका राजनीतिकरण कर दिया जाए और इस मुद्दे में अधिकार जो है, न्याय जो है उस बेटी को ना मिले। ये चाहते हैं आप। जितने लोग इस बात का विरोध करते हैं वो यही चाहते हैं और वो उसी मानसिकता वाले हैं जिस मानसिकता के आदित्यनाथ हैं। आदित्यनाथ उस समाज को बिलोंग करते हैं जो समाज चाहता है कि महिलाएं हमेशा दबाई जाए, महिलाएं शोषित रहें, वंचित रहें और दलित की बेटी के ऊपर जिस प्रकार से पुरुष जो है उच्च समाज के अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऐसे परिवार में जन्मी हूं जहां पे मेरे ऊपर रोक टोक नहीं थी। मुझे ये नहीं कहा गया कि तुम बेटे की तरह हो, मुझे कहा गया तुम बेटी हो। मेरी बहन को कहा गया तुम बेटी हो। तो हमारे को इस प्रकार से बड़ा करा गया कि हम भी कोई हैं, हमें कुछ और बनने की इच्छा नहीं हुई, हमें पता भी नहीं था। इसलिए आज जब मैं आवाज उठाती हूं किसी बेटी के लिए तो वो इसलिए उठाती हूं क्योंकि जब मुझे ये सशक्त किया गया मेरे परिवार के द्वारा, तो मैं चाहती हूं कि हर वो बेटी जो है जिसके पास ये सशक्तिकरण नहीं है, से
भी वो मिले, उसे भी वो अधिकार मिले, उसे भी वो जमाना देखने को मिले, उसे भी वो शिक्षा मिले, उसी प्रकार का एक वातावरण मिले जिस प्रकार के वातावरण में मैं बड़ी हुई हूं। जो अधिकार मुझे मिले हैं वो हर शोषित, वंचित, पिछड़ी जाति के बेटे को भी मिले और बेटी को भी मिले। और आपको मैं आज के बारे में बात करना चाहती हूं कि किस प्रकार से आज सवेरे आपने देखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस प्रकार से हाथरस के लिए निकले, मगर योगी की सरकार डरती है। देखना है कि कितना डरते हो तुम, क्योंकि अगर डर नहीं होता तो तुम रोकते नहीं। रोका क्यों? आप लोग रोक रहे हैं कि इस मुद्दे को छुपा लेंगे, और जितना आप इसको छुपाएंगे ये उतना बड़ा होता जाएगा। अब ये मशाल वैसे ही बन चुकी है, आप क्यों इसकी लपटों को इतना ऊंचा उठाना चाहते हो? उस बेटी की आपने चिता छुपा के जलाई थी ना, उसको आग में फूका था, मगर उस आग की लपटें आपको जलाएंगी। आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट आपको जलाएंगी। एक महिला के साथ, एक महिला को अपमानित कई कई बार करा जा रहा है, आज भी करा जा रहा है। और मैं आपको सिलसिलेवार इसके बारे में बताना चाहती हूं कि मरने के बाद भी जो एसपी थे विक्रांत वीर हाथरस के, उन्हें बेशरम आदमी है भाई, आईपीएस है। और अगर कोई कहता है कि सरकार के दबाव में काम कर रहा है तो छोड़ देना आईपीएस, नौकरी नहीं मिलेगी। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो छोड़ दे, अपनी सरकार के विरुद्ध बोले, भाई उसको क्या करेंगे? उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते, उसे पनिशमेंट पोस्टिंग दे सकते हैं, लेकिन आपके पास ताकत नहीं है, क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं है। आप उस शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते, क्योंकि आप चाटुकार हैं, आप तलवे चाटना चाहते हैं। एसपी विक्रांत वीर और वहां के डीएम हाथरस, आज आपने वो देखी होंगी वीडियोस जो मैंने डाली थी। प्रवीण लक्सकर है इनका नाम। कितने बेशरम व्यक्ति हैं ये, जो जाके पिता पे दबाव डालना चाहते हैं। हमने देखा है ये जो सरकार है, ये दमनकारी सरकार जो है, ये किस प्रकार से काम करती है। महिलाओं को आप दबा नहीं सकते, क्योंकि जमाना बदल गया है और इस देश में लोकतंत्र भले ही आपने खतरे में डाल दिया हो, मगर हम आपसे छीन कर अपने छीन के वापस इसमें लोकतंत्र को बनाएंगे और दोबारा एस्टैब्लिश करेंगे। हमारे यहाँ संविधान है, हम संविधान की कसम खाते हैं और अपने संविधान के लिए हम लड़ मर जाएंगे, लेकिन संविधान का राज यहाँ पे लागू करवा के रहेंगे। और आप हो कौन? आज आए हो, कल चले गए हो। और मुझे एक बात की तो बड़ी खुशी है कि मोदी जी हो या आदित्यनाथ जी हो, ये दोनों मतलब किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं, आज इनको खुद भी नहीं पता। क्योंकि इनकी जो लालच है ना, इनकी जो सोच है, वो खत्म करेगी इस पार्टी को। क्योंकि आज ये पार्टी रह नहीं गई है। उस पार्टी की बात मैं नहीं कर रही हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी जिसमें थे, जिस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करी थी इन लोगों ने, और जिस पार्टी ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास किया, भले ही रास्ते में उन्होंने कुछ भी किया, ये हिडन एजेंडा रहा होगा, कम से कम दिखाई नहीं दिया। मगर एक बाग बगीचे में आप फूल उगाते हैं और आप वहां पे सुंदर फूल महकाते हैं, लेकिन ये क्या चाहते हैं? ये कहते हैं मॉब लिंचिंग कर दो, एनकाउंटर किलिंग कर दो। अरे शर्म आनी चाहिए आदित्यनाथ को, है? किस तरह का मुख्यमंत्री है? अपने राज्य में किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था नहीं बना सकता। इसीलिए तो किसी की गाड़ी पलटवा देता है, एनकाउंटर करवा देता है, और इन्हें शर्म भी नहीं आती। इन्हें तो झूठे बयान दिलवाने होते हैं अपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, अपने हर एक से। आप देखिए ना किस प्रकार के बयान इनके पुलिस वाले देख रहे हैं, किस प्रकार प्रशासन इस बेटी के बारे में झूठ बोलता रहा। शर्म नहीं आती है आपको? महिला हूं इसलिए आपसे सवाल भी कर रही हूं, और धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है आदित्यनाथ कि तुमने एक बेटी का अपमान उसके मरने के बाद भी किया। तुम उसके परिवार के ऊपर दबाव डलवा रहे हो। आप मुझे बताइए, एक कांस्टेबल, एक एसपी, एक डीएम की इतनी ताकत है कि वो करे जो आज वो कर रहा है। वो क्यों इस मैटर को उलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं? आप मुझे इस बात को समझा दीजिए, आप मुझे समझा दीजिए। चुप है अनिल कुमार जैन, भगवान की फोटो लगाता, लगा अपनी फोटो अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो। बेशरम, बेहया है, ऐसे ही लोग होते हैं ये लोग जो है ना, ये अनिल कुमार जैन फोटो लगाते हैं भगवान की और जाते हैं बलात्कार करते हैं महिलाओं की। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो फोटो ऐसी भगवान की लगा के आते हैं और महिलाओं को चुप करने के लिए बोलते हैं, तू है कौन है झूठा। और देखिए, भगवे का बड़ा मान होता था, आज भगवा किस तरह से देखा जाता है, देखिए जरा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डीएम साहब है ये क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से लीक करते हैं ये चीजें। एक चिट्ठी लीक होती है
कि हाथरस की जो पीड़िता थी उसके पिता ने कहा है, उसके भाई ने कहा है कि वे संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से। दबाव में डलवाकर उन्होंने ये कृत्य किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, योगी नहीं है ये झूठे हैं। और इस तरह का काम, अगर इस तरह की मक्कारी अगर इनके नीचे बैठे लोग कर रहे हैं तो इनको निकाल क्यों नहीं देते? निकाल लें तो मैं मान जाऊंगी कि इनका हाथ उसमें नहीं है। क्योंकि आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या इंटरेस्ट आ गया वहां की डीएम एसपी को कि वो जाके पूरी चीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के डीएम ने क्या किया, उनका एक वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि रहना तो तुम्हें यहीं पे, हमें भी यहाँ रहना, इसलिए आप पत्रकारों के सामने अपना जो स्टेटमेंट है उसको चेंज मत करना। कौन है तू है कौन? डीएम प्रवीण लक्सकर है कौन? तुम्हारी इतनी मजाल हो गई कि तुम एक परिवार को बता रहे हो कि उनको क्या बयान देना। होते कौन हो तुम? अपने अधिकार क्षेत्र से जाके बाहर बात कर रहे हो। तुम इन्फ्लुएंस करना चाहते हो विटनेसेस को, एक ऐसे परिवार को जिनकी बेटी का परसों देहांत हो गया, तुम जाके उस पर दबाव डालना चाहते हो। कितने बेशरम इंसान हो। अरे छोड़ क्यों नहीं देते ऐसी नौकरी अगर तुम पे दबाव है? और अगर बिना दबाव के काम किया है तो ऐसे क्या लड्डू तुम्हें मिलने वाले थे? ऐसे कौन सा माल मिलने वाला था, कौन सा पैसा मिलने वाला था जो तुमने ऐसा काम किया? इतनी बेशर्मी की हद देखिए आप। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार होता ना। आप मुझे बताइए उस बच्ची के बॉडी को क्यों आग के हवाले कर दिया? ये कोई संस्कार नहीं है। मैं बार बार आपको 3 दिन से कह रही हूं, ये अंतिम संस्कार नहीं है। ये अंतिम संस्कार इसलिए नहीं है क्योंकि आग में झोंक दिया गया, उस बच्ची को फूंक दिया गया, उसके मृत शरीर को। और सनातन धर्म में क्या मानते हैं कि अगर किसी की मौत हो जाए, उसका क्रियाक्रम ठीक से ना हो तो उसकी आत्मा भटकती है। यह भी माना जाता है कि रात के समय पे इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कहीं गलत जगह पे चली गई आत्मा तो फिर मतलब, और मैं अगर ऐसा सचमुच में होता होगा, पता नहीं होता या नहीं, तो भगवान करे कि ये जो बेटी है इसकी आत्मा जो है आज हम सबको झकझोर रही है, शायद हमसे भी चिपटी हुई है और चिपटी रहेगी जब तक इसको इंसाफ नहीं मिल जाता। तो मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये इन सब लोगों को चिपट जाए जाके, जिन जिन लोगों ने इसके साथ ये नाइंसाफी करी। आप देखिए कि अगर वो बॉडी रहती तो उस बॉडी का दोबारा से अगर पोस्टमार्टम कोई करवाना चाहता तो करवा लेता ना। लेकिन इन्होंने आग में क्यों झोंका? क्योंकि इनको वो एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था। क्योंकि ये कह रहे हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट में, भाई कमाल तो देखिए, क्या नाम है इनका, जी हाँ, इनका नाम है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का प्रशांत कुमार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का किसी समय पे बड़ा सुना था मैंने इनका नाम। और अब देखिए जी किस तरह की बातें कर रहे हैं, बिना जाने कह रहे हैं कि सफदरजंग की जो पीएम की पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें खुलासा जो हुआ है उससे ये हुआ है कि मौत का कारण जो है वो गला दबाना है। एफएसएल की रिपोर्ट में इनका कहना है कि कोई रेप नहीं हुआ। और अब इनकी हिम्मत देखिए, कह रहे हैं कि शरारती तत्व जो है वो हिंसा फैलाने की कोशिश करे, इसलिए ये जाति का एंगल लेके आ रहे हैं। भाई आप मुझे बताइए, इन्होंने जांच कर ली किस तरह के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं? इनकी बुद्धि पर मुझे हंसी भी आती है और मुझे दुख भी होता है कि मेरे एक राज्य के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, इनकी सोच आप देखिए, ये पहले जजमेंट पास करें, नहीं शर्म नहीं आ रही ना? आप मुझे बताइए क्या इनका ये अधिकार है? ये इनका अधिकार क्षेत्र है। भाई अगर कोई रिपोर्ट आई है तो वो रिपोर्ट जाएगी कहाँ पे? वो उसमें जांच होगी, फिर उसको पार्ट बनाया जाएगा उस चार्जशीट का, जो कोर्ट जाएगी, फिर कोर्ट फैसला करेगा। ये फैसला दे रहे हैं, ये कौन है? इसीलिए कहती हूं कि बनाना रिपब्लिक बना दिया। याद है आपको जब आप लोग बड़े खुश हुए थे प्रियंका रेड्डी हैदराबाद में जिस बेटी की मौत हुई थी, बलात्कारियों की जिस प्रकार से एनकाउंटर करके हत्या कर दी गई थी, मैंने उस समय भी कहा था ये तरीका नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो छुपी रहती हैं। बेटियों की हत्याएं आपने नोटिस किया है कि बढ़ गया है निर्भया के बाद से। क्यों? क्योंकि कानून में प्रावधान ये बना दिया गया है कि जो भी इस ऐसे कृत्य में पाया जाएगा, बेटी की बात को मानकर उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके विरुद्ध अगर जो जांच होती है उसमें सत्यता पाई जाती है तो उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा, है ना? अब जितने बलात्कारी हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि उनको तो अगर पकड़े गए तो उनको लटकना है, उनको फांसी चढ़ना है।
इस वजह से अब उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, बेटियों को इस प्रकार से उनकी हत्या करनी शुरू करी। मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि दो चीजें होती है, एक तो पितृसत्ता हमारे समाज में है और इसी वजह से जो पुरुष है वो सोचता है कि अगर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, क्योंकि आजकल कानून तो ऐसा ही है, और दूसरा कि ये लड़कियां जो है वो हमसे फिजिकली कमजोर है तो हम जो भी कर ले। खैर, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं उनसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि रात के समय में अगर आपने ये कृत्य किया है तो क्यों ना उस बच्ची की आत्मा आप लोगों को चिपट जाए और आप लोगों को सचमुच में सजा मिले जो आप जिस हिसाब से सोचते हैं। खैर, इसके अलावा मुझे बताइए, वो जो मिनिस्टर हैं विमेन्स, वो कौन सा महिला वाला डिपार्टमेंट, उसकी चूड़ियां भेज रही थी उनको, मैं चूड़ियां बार बार कह रही हूं कि भेज रही हूं, कहां है वो और क्यों नहीं बोल रही? भाई वो तो अमेठी से सांसद है, क्यों नहीं पूछ रही? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कमाल देखिए, वो कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली से फोन आया मोदी जी का, तब मैंने मतलब कार्रवाई करनी शुरू करी, मतलब एसआईटी का गठन तब किया। और उसमें क्या बता रहे हैं, जातिवाद कैसे ला रहे हैं, अब आप इसको देखिए। कह रहे हैं इसमें एक दलित महिला कांस्टेबल है। भाई आप क्यों बता रहे हैं? अगर इसमें कोई जाति का एंगल नहीं है तो फिर आप ये क्यों बता रहे हैं? और जो लोग ये बात कह रहे हैं ना कि राजस्थान का, तेलंगाना का, छत्तीसगढ़ का, तो मैं आपको बता दूं, महिला महिला होती है, बेटी बेटी होती है। किसी भी बेटी के साथ गलत होता है तो आपको भी आवाज उठाने की जरूरत होती है। अगर मैं देहरादून में बैठी हूं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि राजस्थान में क्या हुआ, लेकिन अगर मुझे राजस्थान के बारे में पता चलेगा तो मैं उसका विरोध करूंगी और मैं अपनी सरकार से मांग करूंगी कि उसमें कार्रवाई सही तरीके से होनी चाहिए। ये ऐसा मैटर नहीं है कि तेरा रेप जो है वो बुरा है और मेरा रेप अच्छा है। ये किस प्रकार का कानून है, किस प्रकार के ये प्रवक्ता है? अभी देख रही थी मैं समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता को, वो इस तरह की जो पहले समाजवादी पार्टी में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में, तो आप समझ सकते हैं ना, उनकी तो वॉशिंग हो गई। उनका नाम है गौरव भाटिया है शायद। अब आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से अगर इस तरह की चीज हो रही है तो क्या हमें विरोध नहीं करना चाहिए? आपको बता दूं कि दो खबरें हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक तो अपर मुख्य सचिव जो है अवनीश अवस्थी, जिन्होंने इस मैटर को, इस हाथरस की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ था, 8 दिन तक ये कहते रहे कि ये फेक न्यूज है, इनको इनके पद से हटा दिया गया। कितनी बेशर्मी की बात इन्होंने कही और कितना इनका, ये तो अपमानित होने की बात कर दी ना इन्होंने। आज अपमानित होके इन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। कितने बेशरम है, जिस उम्र के पड़ाव में ये है, इनके घर में बेटियां होंगी, हो सकता है कि पोते पोतियां भी हो, और किस तरह की इन्होंने बातें करी हैं। इनका नाम आपको दोबारा बता रही हूं, अवनीश अवस्थी है। ये अपर मुख्य सचिव सूचना के पद पे थे और ये बार बार ये कहते रहे कि ये फेक न्यूज है। हाथरस के डीएम, हाथरस के एसपी ये इस बात को कहते रहे कि ये फेक न्यूज है, तो आवाज ना उठाए। आज एक और मैं आपको बताना चाहती हूं, पर उसके पहले ये बता दूं, आज जब राहुल गांधी जी जा रहे थे प्रियंका गांधी जी के साथ, तो उनके साथ हाथापाई करने का क्या मतलब होता है? मतलब, और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है और राहुल गांधी के साथ इस तरह से किया गया है। भाई विपक्ष का कुछ तो सम्मान करोगे कि कितने बेशरम हो कि चाहते हो कि तुम्हारा सम्मान हो और किसी का सम्मान ना करो। अरे जो दूसरे का सम्मान नहीं करता उसका सम्मान कोई नहीं करता, उसका सामान पैक करके उसको भेज देता है। और आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अपना करियर जो है उसको चौपट खुद ही कर लिया है आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट ने। जिस प्रकार के कृत्य ये करते रहे हैं, मगर आज जब एकमात्र ऐसा नेता विपक्ष का बाहर आया और उनके साथ एक काफिला चल पड़ा हाथरस की ओर, तो क्या ये उनकी गलती है? जाएंगे ना, उनका नेता है। जब नेता दिखता है तो नेता के पीछे काफिला बनता ही है। और शेर की तरह वो गए, शेर की तरह दहाड़ते हुए गए और बड़े संयम के साथ गए, मगर और बिल्कुल चीता की तरह गए। और जब वो जा रहे थे तो उनको रोका गया, उनके साथ हाथापाई करने की हिम्मत कैसे हुई? भाई मैं ये बात उनके लिए भी पूछूंगी, अगर अखिलेश यादव होते या बसपा की कोई नेता होती या तृणमूल की होती, ये अधिकार नहीं है किसी को, ये लोकतंत्र है, ये किसी के बाप की बपौती नहीं है। आदित्यनाथ, ये तुम्हारे बाप की बपौती नहीं, ये देश सबका है। ये केवल तुम्हारा देश नहीं, ये देश मेरा भी है, ये देश राहुल गांधी का है, ये देश प्रियंका गांधी का है, ये देश हर उस व्यक्ति का है जो उस भीड़ में था, हर उस व्यक्ति का है जो समाजवादी पार्टी के उस जुलूस में था, जो विरोध कर रहा है, हर उस व्यक्ति का है ये देश जो यहां रहता है। तो
तुम इसमें नहीं बता सकते। तुम हो कौन? तुम डिक्टेटर हो क्या? तुम डिक्टेटर हो। संविधान के हिसाब से नहीं चलोगे तो जल्द ही उठा के पटक दिए जाओगे और जनता फेंक देगी तुमको। और जिस प्रकार से एक नेता के साथ आप व्यवहार करते हैं, उससे साफ पता चल जाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। और जिस तरीके से बहु बेटियों के साथ आप कृत्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं, होने दे रहे हैं। अभी तो मोदी जी ने फोन किया तो मैंने एसआईटी गठन कर दिया, इसमें सबको सजा देने के लिए मोदी जी ने कहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। तुम्हारी तो औकात ही इतनी है आदित्यनाथ कि जब मोदी जी कहेंगे तब तुम करोगे कुछ भी। वैसे कर तो तब भी कुछ नहीं पाए, क्योंकि मोदी जी के कहने पे ये कर दिया। और बाकी वो बेटियों का क्या? मुझे बताओ आदित्यनाथ, बलरामपुर की जो बेटी है, आपने उनके लिए क्या किया? आपने उस बेटी के लिए क्या किया? वो मर गई वो बेटी भी। इसी तरह से कितनी बेटियां ऐसी हैं जो अपने प्राण दे चुकी हैं। आप मुझे बताओ आपने उनके लिए क्या किया? क्या उनके परिवारों के दुख में, दर्द में आपने कुछ योगदान किया उनको मरहम लगाने का? ये आवश्यक है। और हाँ, बहुत नाराजगी है क्योंकि आप जनप्रतिनिधि है, आपको सुनना पड़ेगा। और आप इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने गए हैं, सदैव नहीं रहेंगे। और सदैव तो वैसे भी कोई नहीं रहता, हम सबने जाना है एक दिन शरीर खत्म भी हो जाएगा, भस्म भी हो जाएगा, जहां से आए थे वहीं में उसी में मिल जाएगा। तो तब तक कम से कम संवेदनशीलता, मानवीयता तो दिखा सकते हैं ना हम, और बेटियों के प्रति तो दिखा सकते हैं। और जो भी कहे कि जो भी इन सब बातों को एक राजनीति का चोगा उड़ा के बताना चाहता है कि यहाँ क्या हुआ उसके बारे में नहीं बोला, तो मैं सबके बारे में बोलती हूँ। तुम्हारे हिसाब से नहीं बोलूंगी कि तुम जिसके बारे में बोलोगे मैं उस वक्त उसके बारे में बोलूं। मैं हर इशू के बारे में बोलूंगी जिसके बारे में मुझे बोलना है। समझ में आया? और जो गलती हो रही है उसके खिलाफ हर विपक्षी दल को खड़े होके आवाज उठाने की जरूरत है। आप सबको भी अपनी आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ जिनको आप कहते हैं, मैं उनको आदित्यनाथ जी कहती हूं, जिनका नाम अजय सिंह बिष्ट जी है। और उनसे बुरा मुख्यमंत्री मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। और इनको अगर सचमुच में थोड़ी भी शर्म है तो इनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र है। आपने जो गलतियां करी है उसके लिए माफी मांगिए आदित्यनाथ जी, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई थी बेटियों की सुरक्षा की, आपको जिम्मेदारी दी गई थी लोगों के अंदर भाईचारा बना के शासन करने की, मगर आप वेंडेटा पॉलिटिक्स करते रहे हैं, लोगों को जेलों में डालते रहे हैं, खामखा की चीजें करते रहे हैं। परंतु याद रखिए, हम भी तो लोगों से बात करते हैं। आपके मोदी जी को टोटल मिला के आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो वोट डाले गए थे उनमें से केवल 23 करोड़ वोट मिले थे। 130 करोड़ ही मान लेते हैं देश की जनता, और देश की जनसंख्या अगर 130 करोड़ है उसमें से 23 करोड़ मात्र आपको मिले तो 107 करोड़ तो वैसे ही आपको नहीं मिले। और आपको बता दूं कि जिस समय वोटिंग हुई थी तो उस समय करीबन 60 या 63 करोड़ वोट डले थे, जिसमें से 23 करोड़ आपको मिले थे, है ना? 60 मान ले और 23 मिले थे तो 37 करोड़ लोगों ने तो तब भी आप लोगों को वोट नहीं दिया था। इसलिए अहंकार अच्छा नहीं है। और माफी मांग आ गया, ये देखो आ गया एक और, फिर देखो पढ़ लो आखिर में क्या लिखा है इस आदमी ने। यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही ना, बेशर्मी की बातें मत करिए संजय शर्मा जी। राजस्थान में क्या हो रहा है उसके बारे में बोल चुकी हूं, समझे आप? समझ में आया? या बेशर्मी करनी ही है? बेटियों के ऊपर राजनीति करते हो? किस तरह के आदमी हो, किस तरह के घटिया आदमी हो? तुम्हारे घर में माँ बहन बेटियां नहीं है? हर बेटी जो होती है वो बेटी होती है, महिला होती है। समझ में आया? राजस्थान की बेटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी उत्तराखंड की। कुछ तो शर्म करो, उत्तराखंड में रहते हो, अरे शर्म करो, उत्तराखंड में रहने के लायक नहीं हो। उत्तराखंड बनाने वाली जो महिलाएं हैं, जिनके बलात्कार हुए, उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए कभी बात करी आपने?
नहीं करी ना? अरे बेशर्मी करना बंद करो, इस तरह के कमेंट लिखते हो, अपनी असलियत दिखा देते हो। कहाँ है वो बेटियां, कहाँ है वो बेटियां, और कहाँ है वो माएं, कहाँ है वो बहनें जिनका बलात्कार हुआ था रामपुर तिराहे पर? उनके अधिकारों के लिए क्यों नहीं बोलते? अगर कुछ शर्म है तो आज से बोलना शुरू करोगे, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ो अगर कुछ भी शर्म है। और जिन 2 बेटियों का बलात्कार अभी उत्तराखंड में हुआ, उनके लिए बोलो, समझे? राजस्थान में जो हो रहा है उनके लिए मैं बोल चुकी, तुम्हारी तरह नहीं हूं घटियापन। खैर साथियों, आप लोग अपनी आवाज उठाते रहिएगा। ये लोग जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, जो बेटी और बेटी में फर्क करते हैं। मेरे लिए कोई बेटी में फर्क नहीं होता, मेरे लिए देश पहले है और देश की बेटियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे लिए हर राज्य में किसी भी बेटी के साथ, किसी भी माँ, किसी भी बहन के साथ गलत होता है, किसी भी राज्य में हो, वहां किसी का भी शासन हो, मेरे लिए वो मुद्दा मेरे दिल के करीब होता है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और मैं हर उस बेटी के लिए, हर उस महिला के लिए आवाज उठाती हूँ। अरे इन जैसे बेशर्मों की क्या बात बताऊं, आपको बताती हूँ। उत्तराखंड में, और अक्रॉस पार्टी लाइंस बता रही हूँ, मैं कांग्रेस और बीजेपी नहीं करूँ, सब जगह है। एक देश में कानून क्या है? देश में कानून है कि आपकी एक पत्नी होगी। दूसरे धर्मों के लिए तो आप बहुत कुछ बोल देते हैं संजय शर्मा जी। अपने अपने पार्टी में जिन लोगों की 2-2 पत्नियां, उनके बारे में भी कुछ बोलेंगे? लिखिए ना, मैं इंतजार कर रही हूँ। लिखो लिखो, इंतजार कर रही हूं। 2 पत्नियां, 3 पत्नियां, और नहीं ये तो निजी मामला है। ये है पितृसत्ता कि आप कहते हैं कि निजी मामला, इसलिए इसके बारे में आप मत बोलो। क्यों ना बोलो भाई? अगर देश का कानून आपको अधिकार देता है एक पत्नी होने का, तो बिना, अगर आपके पास आपकी दूसरी पत्नी होनी भी है तो आप डिवोर्स देके दूसरी पत्नी लाओगे ना? या एक घर यहाँ, एक घर वहां, कुछ बच्चे यहाँ, कुछ बच्चे वहां करते रहोगे? और ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी महिलाओं का शोषण ही हो रहा है, महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे हैं कहीं पे। अभी हमारे यहाँ है भारतीय जनता पार्टी के महेश नेगी, उनके ऊपर केस दर्ज हो रखा है, एक बेटी का शोषण किया, मतलब नाना दादा पता नहीं क्या है वो, और द्वारा हाट से विधायक है, एक 23 साल की लड़की के साथ वो अफेयर चलाते हैं। और अफेयर भी नहीं है, क्योंकि लड़की का कहना है कि इन्होंने मेरा शोषण किया। फिर उसके बाद उसकी शादी भी हो जाती है लड़की की, मगर तब भी उसका शोषण जारी रहता है और वो लड़की मां बन जाती है। पुरुष क्या कहेंगे कि लड़की का उसके साथ क्या था, वो पर्सनल था, पर्सनल कुछ नहीं था। वो लड़की का कहना यह है कि अगर मैं तब कुछ बोलती, तब तो ये मुझे मरवा के किसी जंगल में फेंक देते। जब आज नहीं सुन रहे हैं, जब मैं सबके सामने आके बोल रही हूं, तो तब मेरे साथ क्या होता? सोच सकते ना? तो महिलाओं का शोषण होता है और इस बात को मैं मानती हूं। मैंने क्या कहा, मुझे गर्व भी है, मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा वातावरण दिया जहां पे उन्होंने बेटियों और बेटों में फर्क नहीं कहा। मुझे ये नहीं कहा कि तुम बेटे समान हो, मुझे ये कहा कि तुम बेटी हो और तुम बेटी की तरह रहोगी। मुझे फर्क ही नहीं पता था, इसलिए मैं चाहती हूं कि देश की हर बेटी को ऐसा सम्मान मिले, उसके अधिकार मिले और समान अधिकार मिले। संसद में अधिक से अधिक महिलाएं आए और महिलाओं का आप सम्मान करना शुरू करें। और इस बेटी, हाथरस की बेटी हो या ये जो दूसरी वाली बेटी है, इसके लिए ये बेटी हर इस बेटी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनके लिए अपनी आवाज को बुलंद करिए, ताकि इन बेटियों को इंसाफ मिले। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स बंद हो और सत्ता का जो नशा है उसका इस्तेमाल करके अब चीजों को दबाने की कोशिश करे। मैं निवेदन करूंगी योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट जी से कि इसमें जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और डीएम एसएसपी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। और अगर आपको सचमुच में लगता है कि आपसे गलती हो गई, आप चीजों को नहीं संभाल पा रहे, तो आदित्यनाथ जी आप कृपा करके इस्तीफा दे दें। साथियों, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।